हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज की मूवी बड़ी एंटरटेनिंग है। पुलिस, चोर और ड्रग स्मगलर, ये तीन अलग अलग लोग एक मिशन की वजह से एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और जो होता है वो देखने लायक है। वीडियो शुरू करने के पहले हमारे आज के गोल्ड मेंबर सोमनाथ जी और मोहसिन भाई को बहुत बहुत थैंक्स। कोरिया का जेजू आइलैंड एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है और ये कहानी उसी आइलैंड से जुड़ी हुई है। डिटेक्टिव सुजिन एक बच्चे को 3 लंगूरों की कहानी सुनाती है जिन्होंने इस आइलैंड के साथ उसकी भी जिंदगी बदल डाली। पहला लंगूर है जोसू, जो सियोल का बहुत ही गुस्सेला डिटेक्टिव है। ड्रग्स डीलर को लेके उसके दिमाग में इस कदर गुस्सा भरा है कि वो उनको पकड़ के उनकी टांग तोड़ देता है। वैसे हर मुजरिम की टांग तोड़ना उसका शौक है। उसके इस स्वभाव से पुलिस चीफ मिंगू अच्छी तरह वाकिफ है, मगर उन्हें भी तो ऊपर जवाब देना है। तो प्रेशर में आके वो जोसू की जेजू आइलैंड पे ट्रांसफर करते हैं। जोसू जानता है ये उसका डिमोशन है तो वो ड्रामा खड़ा कर देता है, मगर चीफ तो उसका भी बाप होता है तो वो जोसू को उसकी स्टाइल में यानी चिल्ला के जवाब देता है कि घोचू, तुम्हें वही रहना चाहिए जहाँ तुम्हारी बिरादरी के लोग रहते हैं। तो अब दूसरा लंगूर है किमची, जो एक नंबर का ठग है। उसके कारनामे इतने हैं कि बताना मुश्किल। नकली मोती बना के उन्हें समुंदर के सीप में डाल के लोगों को ठगना तो कोई इससे सीखे। भाई साहब का चेहरा भी इतना मासूम है कि कोई भी उसके आटे में आ जाता है। वो $1000 की एक पुरानी पेंटिंग खरीद के एक ओल्ड लेडी को गिफ्ट करता है और उस लेडी को इमोशनल स्टोरी में फंसा के ऑर्फनेज बनाने के बहाने उससे $1 मिलियन का लैंड हासिल करता है। तीसरा लंगूर है रिंगो, जो ताइवान का खूंखार गैंगस्टर है। अब उसे चस्का चढ़ा है फेंटेनल ड्रग्स की गोलियां बेचने का, जो बाकी ड्रग्स के मुकाबले सस्ती भी है और इफेक्टिव भी। उसे बहुत बड़ा ड्रग लॉर्ड बनना है। जो उसके मुकाबले खड़ा होता है उसे वो बड़े ब्रूटली मार देता है। सुजिन बच्चे से कहती है ये तीनों लंगूर न जाने कैसे इस जेजू आइलैंड पे आके एक दूसरे से टकराए। तो अब कहानी 3 महीने पहले फ्लैशबैक में जाती है। रिंगो जेजू आइलैंड को अपने ड्रग्स की राजधानी बनाना चाहता है, जिसके लिए वो जेजू आइलैंड पे आता है। अपने कारोबार को फैलाने के लिए उसने डॉक्टर यांग से हाथ मिलाया है, जो भरोसे के बिल्कुल लायक नहीं। जेजू में टोफू नाम का एक मार्केट है। उस मार्केट की जमीन को हथियाने का फैसला इन दोनों मक्कारों ने किया है, मगर इस पुराने मार्केट के साथ वहाँ के शॉप वालों की इमोशनल अटैचमेंट है तो वो अपनी शॉप रिंगो को बेचना नहीं चाहते। यूनी नाम की ओल्ड लेडी इन शॉप वालों की लीडर है। रिंगो ने इन्हीं शॉप वालों में से एक को पैसे का लालच देके बाकी शॉप वालों को पटाने के काम पे लगा दिया है, जिससे अब अंदर ही अंदर संघर्ष शुरू हुआ है। रिंगो के गुंडे दादागिरी पे उतर आए हैं। यूनी तो सीधा रिंगो को चुनौती देती है कि वो लोग उसे अपना शॉप नहीं बेचेंगे। रिंगो को चुनौतियां पसंद है। डॉक्टर यांग एक फिजियोथेरेपिस्ट है। फिलहाल उसका क्लिनिक ही रिंगो का अड्डा बन चुका है। यहाँ जेजू आइलैंड के पुलिस स्टेशन में पुलिस चीफ डोडो अपने ऑफिसर से कहता है कि सियोल से एक सरफिरा डिटेक्टिव उन्हें लीड करने आ रहा है तो उसे कोऑपरेट करे। मगर डिटेक्टिव सुजिन भी कोई कम सरफिरी नहीं। 2 पागल कैसे साथ रहेंगे, यही बड़ा मसला है। दूसरी ओर रिंगो यांग को एक आर्ट वर्क दिखाता है जिसमें $1 मिलियन के नोट लगे हैं। वो उससे कहता है इस अजीब लगने वाले आर्ट की कीमत 20 मिलियन है, जो उसकी जिंदगी भर की कमाई है। वो यांग से कहता है कि वो उस मार्केट की जगह ड्रग्स की फैक्ट्री डालेगा। वो सुन के यांग शॉक होती है क्योंकि कोरिया में ये सब मुमकिन नहीं। रिंगो कहता है ताकत सब कुछ मुमकिन कर देती है। यहाँ जोसू जेजू आइलैंड जाने के लिए प्लेन में बैठता है, मगर उसकी शुरुआत ही खराब होती है। जोसू को तो ऐसा लगने लगता है कि सारी दुनिया उसकी दुश्मन है। एयरपोर्ट से बाहर आके वो टैक्सी में बैठता है तो टैक्सी ड्राइवर भी एक नमूना निकलता है। वो जोसू को अपनी बातों में लगा के पूरे आइलैंड का चक्कर कटवाता है। ऊपर से उस पे ही चिल्लाने लगता है कि खामखा मेरा वक्त बर्बाद किया। जोसू समझ जाता है इस आइलैंड पे उसकी ट्रांसफर क्यों कर दी गई है। कैसे वैसे वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो उसका सामना सुजिन से होता है। जब बाकी ऑफिसर जोसू के बहादुरी की तारीफ करते हैं तो वो उनसे कहती है कि डिटेक्टिव नहीं, ये तो बीमारी है। इसके आने से अब पूरा पुलिस स्टेशन बीमार होगा। जोसू भी समझ जाता है उसे किन लोगों के साथ काम करना है। सियोल में वो एंग्री यंग मैन था तो यहाँ ये एंग्री यंग वुमन है। अब इस अजीब आइलैंड आए हैं तो रहने की जगह भी तो ढूंढनी होगी, मगर बेचारा जोसू बिना रेफरेंस के कोई उसे रूम तक देने को तैयार नहीं होता। तो अब जोसू सुजिन को हेल्प के लिए बुलाता है। सुजिन ऊपर से भले गुस्से वाली हो मगर अंदर से मलाई है। सुजिन उसकी प्रॉब्लम समझ के उसे यूनी के पास लेके आती है। यूनी का खुद का हाउस है मगर वहाँ भी प्रॉब्लम है। वहाँ मीका नाम का एक बुड्ढा रेंट पे रहता है। वो भी गुस्से वाला कैरेक्टर है। अपने पड़ोस में आए नए किराएदार को देख के वो अपनी नाराजगी जाहिर करता है। जोसू समझ जाता है उसे यहाँ भी सुकून नहीं मिलने वाला, मगर मजबूरी है, क्या करे। यही सोच के वो रेंट एग्रीमेंट साइन करता है।
बुड्ढा मीका तो उसे बात बात पे टसन देने लगता है और जब उसे पता चलता है कि उसका ये नया पड़ोसी पुलिस ऑफिसर है तो वो और वायलेंट हो जाता है। मगर घर मालकिन यूनी के सामने उसकी एक नहीं चलती। सुजिन की हेल्प के लिए जोसू उसे थैंक्स कहना नहीं भूलता। अब जोसू का बुड्ढा पड़ोसी मीका उसे परेशान करना शुरू करता है। जोसू जब नहाने जाता है तो वो शॉवर का पानी बंद कर देता है। जोसू जब रात को मेडिटेशन करता है तो मीका लाइट बंद कर देता है। जोसू के टॉयलेट के वक्त टॉयलेट पेपर निकाल लेता है। इन शॉर्ट मीका जोसू का जीना हराम कर देता है। दूसरी ओर रिंगो का आदमी मार्केट खाली कराने में नाकामयाब रह जाता है। तो अब रिंगो ये काम अपने सबसे ब्रूटल किलर मोची पे सौंपता है। मोची एक एक करके शॉप ओनर के यहाँ जाके उन्हें बुरी तरह मारने लगता है। रिंगो की इस हरकत से यांग परेशान हो जाती है। तो यहाँ रिंगो ने भी यांग को साइड करके बड़े लोगों से रिलेशनशिप बनाना शुरू किया है, जिसमें कोरियन गवर्नमेंट के कुछ नामचीन लोग हैं। मगर जब उन्हें पता चलता है कि रिंगो तो ड्रग्स का कारोबार फैलाना चाहता है तो वो भी डर जाते हैं। यांग को जब इस बात का पता चलता है तो वो रिंगो से मिलने जाती है, मगर रिंगो के लोग उसे दरवाजे से ही भगा देते हैं। गुस्से से बिलबिलाती योंग अपनी कार में बैठती है तो उसकी कार का टायर पंक्चर होता है। तभी अपना किमची उसे अपनी मर्सिडीज कार में लिफ्ट ऑफर करता है। किमची यांग को अपना बोगस विजिटिंग कार्ड देके कहता है कि वो डायमंड मर्चेंट है। जाहिर है यांग को इम्प्रेस होना ही था। ऊपर से किमची अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से यांग पे जादू कर देता है। कार से उतरते ही यांग किमची का बायोडेटा देखती है तो उसे पता चलता है किमची बहुत ही रईस इंसान है। बेचारी यांग किमची की जाल में फंस जाती है। यार रिंगो भी समझ जाता है अगर मार्केट खाली कराना है तो प्यार से काम नहीं चलेगा, खून बहाना ही पड़ेगा। अगले दिन जोसू की मुलाकात यूनी से होती है। वो यूनी से पूछता है कि क्या इस आइलैंड पे ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ शांति हो। तो यूनी उसे एक जगह ले आती है जहाँ यूनी के पुरखों का फार्म हुआ करता था। वो जोसू से कहती है कि एक दिन इस पूरे आइलैंड पे बाहर के लोगों का कब्जा होगा, मगर कुछ भी हो जाए मैं मेरी जमीन नहीं बेचूंगी। अब वो उसे अपने फार्म हाउस लेके आती है जो बहुत ही खूबसूरत है। यूनी जोसू से कहती है कि जब कभी शांति से काम करने का मन करे तो यहाँ चले आना। जोसू वहाँ रखे म्यूजिक सिस्टम को ब्लूटूथ से अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करके म्यूजिक सुनता है। तभी जोसू को पुलिस स्टेशन से इमरजेंसी कॉल आता है। पुलिस चीफ डोडो बताता है कि जेजू आइलैंड पे किमची नाम का जालसाज घुस आया है और वह अगर यहाँ आया है तो उसका जरूर कोई मकसद होगा। तो अब इस जालसाज को पकड़ने का काम जोसू पे सौंपा जाता है। जोसू पूरे आइलैंड की नाकाबंदी कर देता है तो पता चलता है कि पिछली रात इस किमची ने एक मर्सिडीज चुराई थी। रात भर घुमा के उसे फिर उसी जगह छोड़ के वो चला गया। दूसरी ओर रिंगो के आदमी अपनी गुंडागर्दी चालू रखते हैं। डर के मारे बचे हुए शॉपकीपर अपनी शॉप रिंगो को बेचने की सोच रहे हैं, कम से कम पैसे तो मिलेंगे। तो अब यूनी फैसला करती है कि वो रिंगो के इस अन्याय के खिलाफ प्रोटेस्ट करके आवाज उठाएगी। दूसरे ही दिन उसका प्रोटेस्ट शुरू होता है जिसे मोची देख लेता है। यहाँ जोसू और सुजिन किमची के एक असिस्टेंट ऑक्टोपस को पकड़ते हैं। ऑक्टोपस जोसू को बताता है कि किमची हमेशा अपना रूप बदलता रहता है। इस बार वो एक डायमंड मर्चेंट बना है। उसने मुझसे बूढ़े आदमी का मांस भी बनवा के लिया है। वो किसी बड़े मिशन की तैयारी कर रहा है। दूसरी ओर यांग किमची को रईस समझ के उससे नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करती है। वो रिंगो को साइड करके किमची को अपना फाइनेंसर बनाना चाहती है। किमची उसे डायमंड ब्रेसलेट देके उसका दिल जीतता है। ऑफ कोर्स वो ब्रेसलेट नकली होता है। मदहोशी में यांग किमची को बताती है कि उसके पास रिंगो के खिलाफ काफी सबूत है। वो कभी भी रिंगो को जेल भेज सकती है। अगली रात यूनी मीका को कॉल करके उसे मिलने अपने घर बुलाती है। जोसू मीका को जाते हुए देखता है और वही मौका देख के घर जाके जी भर के नहाता है। मगर तभी उसे पता चलता है कि उसकी अंडरवेयर अभी गीली है। तो उसे वहाँ मीका की अंडरवेयर दिखती है। फटीचर बुड्ढे की अंडरवेयर एक टॉप ब्रांड कंपनी की है। ये देख के जोसू हैरान हो जाता है। जो बूढ़ा अपना रेंट ठीक तरह से दे नहीं पाता वो इतनी कीमती अंडरवेयर कैसे अफोर्ड कर सकता है। मगर लगे हाथ जोसू वो अंडरवेयर पहन लेता है। यहाँ यूनी मीका का इंतजार कर रही होती है कि वहाँ मोची आता है। तभी मीका भी वहाँ पहुँच जाता है। तब तक मोची यूनी के पेट में चाकू भोंक के उसे घायल कर चुका है। वो देख के मीका मोची पे टूट पड़ता है। दोनों के बीच हाथापाई शुरू होती है। हाथापाई में मीका के चेहरे का मास्क निकल जाता है तो पता चलता है कि मीका ही दरअसल किमची है। मोची किमची को घायल करने की कोशिश करता है मगर किमची डट के उसका मुकाबला करता है। आखिर हार के मोची वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पता चलता है किमची के लिए यूनी माँ समान है। किमची उसी ऑर्फनेज में पला बड़ा है जहाँ यूनी केयर टेकर थी। अपने मुंह बोले बेटे को देख के यूनी भी खुश होती है। वो यूनी से कहता है मैंने प्रॉमिस किया था मैं तुमसे मिलने आऊंगा। किमची एम्बुलेंस को कॉल करता है। तभी एक शॉप ओनर वहाँ आती है। यूनी को किसी अजनबी के साथ घायल हालत में देख के उसे गलतफहमी होती है कि उसी ने यूनी पे हमला किया है। किमची अरेस्ट नहीं होना चाहता
तो वो वहाँ से भाग जाता है। उसे उसके ऑर्फनेज के दिन याद आते हैं। यूनी के फेयरवेल के दिन किमची ने उसे प्रॉमिस किया था कि एक दिन वो यूनी से मिलने जेजू आइलैंड आएगा, मगर इतने सालों बाद वहाँ आने के बाद उसे पता चला कि रिंगो उस मार्केट को हथियाना चाहता है। तो उसने अपनी आइडेंटिटी बदल के रिंगो को मात देने की सोची, मगर अब वही मां समान यूनी मौत की दहलीज पे थी। यहाँ जोसू भी क्राइम स्पॉट पहुंचता है। घायल यूनी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तभी जोसू को वहाँ पड़ा मिका का मास्क दिखाई देता है। उसे याद आता है कि ऑक्टोपस ने उससे कहा था कि ये मास्क उसने किमची को बेचा था। वो भाग के मिका की रूम में आता है तो वहाँ की सीक्रेट रूम में उसे वीडियो सेटअप दिखाई देता है। यहाँ यूनी पे हुए हमले की खबर यांग को चलती है तो वो जवाब मांगने रिंगो के पास पहुंच जाती है, मगर रिंगो उसे चाटा मार के कहता है, मैं अपने स्टाइल से काम करता हूँ, मेरी गंदगी साफ करना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। यांग समझ जाती है कि अगर उसने इस वहशी गुंडे का साथ दिया तो एक दिन वो हवालात में होगी। दूसरी ओर पुलिस को शक है कि यूनी के हमले के पीछे किमची है तो वो उसकी तलाश में है। क्राइम स्पॉट पे जोसू के हाथ किमची का मोबाइल लगा था। वो उसे चेक करता है तो उसे उसमें यूनी के फार्म हाउस पे रखे म्यूजिक सिस्टम का ब्लूटूथ आईडी दिखाई देता है। वो देख के वो शॉक होता है और सीधा यूनी के फार्म हाउस पहुंचता है। वो वहाँ छुपे हुए किमची की पिटाई शुरू करता है। फिर वो उसे हथकड़ियों से चेयर के साथ बांध देता है। जोसू उससे पूछता है उसका इस आइलैंड पे आने के पीछे का मकसद क्या है। किमची बताता है, जब मैं चाइना में था तब मैंने यांग के बारे में सुना कि वो अपनी फिजियोथेरेपी में ड्रग्स का इस्तेमाल करके लोगों को ठीक करती है, तभी मैंने उसे लूटने का सोचा, मगर चाइनीज गवर्नमेंट ने यांग को चाइना से भगा दिया। तो वो जेजू आइलैंड पहुंची और उसने रिंगो के साथ कांटेक्ट बनाया। रिंगो एक खूंखार गैंगस्टर है। वो अपने ड्रग्स के धंधे को यांग के क्लिनिक के आड़ में फैलाना चाहता है। उसने यांग को मेडिकल कॉम्प्लेक्स का सपना दिखा के उसके जरिए टोफू मार्केट पे कब्जा करने का प्लान बनाया है, मगर टोफू मार्केट के शॉप वाले उसके खिलाफ खड़े हुए। उन्हें वहां से हटाने के लिए रिंगो ने गुंडागर्दी शुरू की। मैंने यूनी की इस लड़ाई में उसका साथ देने का फैसला किया। उस रात रिंगो के आदमी मोची ने यूनी पे हमला किया, मगर आइन वक्त पे मैं वहां पहुंचा। मैं उस रिंगो को बर्बाद करना चाहता हूँ क्योंकि मैं सिर्फ उन्हीं को लूटता हूँ जो लोगों को लूटते हैं। मैं अपनी आइडेंटिटी बदल के यूनी के साथ रहने लगा। मैं बस मौके की तलाश में था। जोसू उससे कहता है, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी इस स्टोरी पे विश्वास रखूंगा? तो अब किमची अपने आप को हथकड़ी से छुड़ाता है और शॉक चार्जर से जोसू को बेहोश करता है। दूसरी ओर यांग रिंगो को मात देने के लिए उसके फाइनेंसरों के साथ हाथ मिलाती है जो अब रिंगो के साथ बिजनेस नहीं करना चाहते। वो उनसे कहती है, रिंगो के खिलाफ मेरे पास बहुत सारे सबूत है, मैं उसे चुटकियों में पुलिस से पकड़वा सकती हूँ, मगर इसके बदले यांग चाहती है कि ये फाइनेंसर यांग के मेडिकल कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे। यहाँ फार्म पे जोसू किमची की बातों पे विश्वास रखने को तैयार नहीं। तभी वहाँ पे यूनी के टीम का आदमी फोगो आता है। वो जोसू को ऑर्फनेज का फोटो दिखा के यकीन दिलाता है कि किसी जमाने में किमची यूनी के ही ऑर्फनेज में रहा करता था। किमची जोसू से कहता है, जो मेरी माँ समान है उसे मैं चोट कैसे पहुंचा सकता हूँ? जोसू कहता है, तुम जैसे स्कैमर पे विश्वास रखना मुश्किल है। फोगो जोसू से कहता है, किमची कितना भी बड़ा स्कैमर क्यों ना हो, यूनी को लेके वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। दूसरी ओर मेडिकल बॉक्सेस में भर के रिंगो के ड्रग्स की गोलियां जेजू आइलैंड पे पहुंच जाती है। तो यहाँ फार्म पे जोसू चीफ को लेके आता है। चीफ को देख के किमची भागने की कोशिश करता है, मगर जोसू ने बनाए ट्रैप में गिर के पकड़ा जाता है। चीफ का इस वक्त सबसे बड़ा टेंशन रिंगो है, किमची नहीं। किमची उनसे कहता है कि यांग ने पहले से ही रिंगो के खिलाफ काफी सबूत इकट्ठा किए हैं, हमें तो सिर्फ उन्हें हासिल करना है। तो अब किमची सबसे पहले यांग को नकली गोल्ड बिस्किट देके उसके प्रोजेक्ट में इन्वेस्टर बन जाता है और उसका विश्वास जीत लेता है। इस बहाने वो यांग की सीक्रेट तिजोरी भी देख लेता है, मगर तिजोरी में रखे वीडियो सबूत हासिल करना उतना आसान नहीं। तो अब यूनी के टीम की कुछ औरतों को यांग के क्लिनिक मोर्चा लेके भेजा जाता है। एक औरत यांग के सिक्योरिटी गार्ड पे इल्जाम लगाती है कि उसने मौके का फायदा उठा के उसके शरीर को छू के बदतमीजी की। इस बात को लेके वो औरतें हंगामा खड़ा कर देती है कि तभी वहाँ पे सुजिन पहुंच जाती है। वो यांग से कहती है कि सच्चाई जानने के लिए उसे सीसीटीवी कैमरास के वीडियोस देखने होंगे। तो इस बहाने यांग को एंगेज किया जाता है। उसी वक्त जोसू और किमची उस रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ यांग की तिजोरी है, मगर तिजोरी की रूम में भी कैमरा लगे हैं। तो अब चीफ डोडो क्लिनिक की लाइट ऑफ कर देता है। किमची तिजोरी पे स्प्रे मार के जान लेता है यांग के फिंगरप्रिंट्स किस बटन पे लगे हैं। वो उन्हीं बटन के कॉम्बिनेशन को दबा के तिजोरी खोलता है, मगर बदकिस्मती से अंदर किसी भी तरह के सबूत नहीं होते। जोसू सुजिन को कॉल करके बताता है कि उन्हें और वक्त लगेगा। उनकी वो बातें यांग सुनती है और उसे शक होता है। वो अपने टैब के जरिए तिजोरी रूम का कैमरा देखती है तो उसे वहाँ जोसू और किमची दिखाई देते हैं। वो पुलिस की चाल समझ जाती है। अब यांग सुजिन से कहती है कि तुम जिन सबूतों को ढूंढ रही हो वो तिजोरी में नहीं, मेरे टैब में है।
सुजिन उससे कहती है कि पुलिस रिंगो को सबूतों के साथ अरेस्ट करना चाहती है। यांग सबूत देने को तैयार है, मगर वो सुजिन से पूछती है इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। तो अब सुजिन यांग से सौदा करती है कि अगर वो रिंगो के खिलाफ सारे सबूत पुलिस को देती है तो पुलिस यांग को मेडिकल कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में क्लीन चिट देगी। यांग सौदे के लिए तैयार होती है, मगर अगले ही पल सुजिन यांग को अरेस्ट करती है। वो यांग से कहती है मुजरिम के साथ सौदा नहीं किया जाता। सुजिन किमची को फोन करके बताती है कि उसके हाथ सबूत लगे हैं। अब ये दोनों जैसे ही रूम के बाहर आते हैं, रिंगो के गुंडे उनका रास्ता रोकते हैं। किमची सबसे आखिर में खड़े मोची की तरफ इशारा करके जोसू से कहता है कि उसी ने यूनी पे हमला किया था। तभी पीछे से रिंगो भी वहां से भाग जाता है। अब ये दोनों उन 20 आदमियों से लड़ पड़ते हैं और बड़ी हिम्मत से सबको धूल चटा देते हैं। किमची मोची से लड़ पड़ता है तो जोसू रिंगो के पीछे भागता है। अब किमची और मोची के बीच फाइट शुरू होती है। मोची फाइट करने में माहिर है तो वो किमची पे ओवर पावर होता है, मगर किमची दिमाग लगा के हाथ में स्टील के वास लगा के मोची की पूरेपूर पिटाई करता है और उसे बेहोश कर देता है। दूसरी ओर रिंगो पोर्ट पे से एक बोट में बैठ के भागने जाता है तो जोसू स्पीड बोट से उसका पीछा करके उसकी बोट पे पहुंच जाता है और उसकी जबरदस्त पिटाई करके अपने आदतों के अनुसार उसकी टांग तोड़ देता है। यहाँ सुजिन के हाथों यांग का टैबलेट तो लगा है, मगर उसे यांग के फेस से ही अनलॉक किया जा सकता है। तो वह जबरदस्ती यांग का सर पकड़ के टैब को अनलॉक करती है। सबके साथ किमची को भी अरेस्ट किया जाता है। इस सब झमेले में मौका देख के किमची के असिस्टेंट ऑक्टोपस ने रिंगो का वो $1 मिलियन का आर्ट पीस चुराया है। 2 हफ्ते बाद यूनी भी हॉस्पिटल से ठीक होके टोफू मार्केट आती है, जिसे देख के सभी शॉप वाले खुश हो जाते हैं। तो यहाँ ड्रग्स बनाने, बेचने और मर्डर करने के जुर्म में रिंगो को उम्र कैद होती है। उसका साथ देने के जुर्म में यांग को 10 साल की सजा होती है। तो सरकार की मदद करने की वजह से किमची को सिर्फ 3 महीने की सजा होती है। मिशन को पूरा करके जोसू फिर से सियोल लौटता है। जोसू की वजह से रिंगो हमेशा के लिए लंगड़ा हो जाता है। जब उसे उसके वकील से पता चलता है कि उसका $20 मिलियन का आर्ट पीस चोरी हुआ है तो वो बहुत गुस्सा होता है। वो वकील से कहता है कि वो आर्ट पीस ऐसे चाइनीज करेंसी से बना है जो मिसप्रिंट हुए थे। ऐसी गलतियां कई सालों में एक दफा ही होती है। गवर्नमेंट खुद इन्हें $1 मिलियन देके फिर से खरीदती है। वकील कहता है मगर तुम तो जिंदगी भर जेल में सड़ने वाले हो, तुम्हें अब उसकी क्या जरूरत। जिस बात पर रिंगो उसकी पिटाई करता है। 3 महीने बाद किमची जेल से रिहा होके बाहर आता है तो उसे रिसीव करने ऑक्टोपस आया होता है। वो किमची से कहता है कि उसने वो आर्ट पीस 20 मिलियन में बेचा है। तो पता चलता है किमची उसी आर्ट पीस को चुराने जेजू आइलैंड आया था। फ्लैशबैक यहाँ खत्म होता है। सुजिन बच्चे से कहती है यही थी इन 3 लंगूरों की कहानी। बच्चा पूछता है क्या हीरो हीरोइन का मिलन नहीं हुआ। सुजिन कहती है हीरोइन हीरो के प्रपोज करने का इंतजार कर रही है। तभी जोसू वहाँ आता है। सुजिन रोमांटिकली उसे वेलकम करती है तो बच्चे को देख के जोसू उससे पूछता है क्या ये तुम्हारा बच्चा है, जिससे सुजिन का पोपट हो जाता है। वो जोसू से गुस्से से कहती है मेरी अभी शादी नहीं हुई, मैं किसी के प्रपोज करने का इंतजार कर रही हूँ। मगर जोसू उसे भाव नहीं देता। मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, मेरी मेहनत के बदले मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारा हौसला और बढ़े। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।